So, welcome back, dear students. Let us start lecture number 13 of 12th class physics, and it is about today's topic is electric field intensity at any point on equatorial line. एक्सेल लाइन हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में कर ली है. वहाँ पर हमने इक्वाटोरियल एक्सेल की डेफिनेशन भी पढ़ी है. सो विदाउट द लॉस ऑफ एनी टाइम we shall directly start to find the electric field intensity due to electric dipole. So let me draw here the diagram. So this is our electric dipole, minus q and plus q charge. Let separation between these two charges is 2L. Let this is the center of dipole, that is O. So it is obvious half distance of the dipole will be L. So line perpendicular to the dipole length and passing through the center is called equatorial line. तो ये आपकी equatorial line हो गई. Let us say this is our point P where you want to find the electric field intensity. So very simple. पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण फाइंड आउट करेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण और फिर प्लस माइनस जो भी होगा वो हम उसको देखेंगे. So let us start turn by turn. केस 1 लिखते हैं यहाँ पर. So magnitude of electric field intensity at point P due to plus Q charge. पहले प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, फिर से वही बात, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ बेटा. क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. ये सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो दिमाग में आपको रखना है. 1/4πε0 Q सोर्स चार्ज होता है और R आपका डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज फ्रॉम द पॉइंट होता है. बहुत बार कर चुके हैं. तो अब यहाँ पर सोर्स चार्ज हमारा प्लस Q हो गया और P आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, तो हम P से पॉइंट B को मिला देंगे. तो ये मेरा पॉइंट B है, ये P है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो मेरा डिस्टेंस बन गया BP. ठीक हो गया. अब ये जो पॉइंट P है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पर है. ठीक है. सो लेट अस राइट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड E. क्या बन जाएगी? देखिए बच्चों, इसको मैं E1 नाम दे देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज की जो है. मैग्नीट्यूड निकाल, वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड. सो दिस बिकम 1/4πε0 इंटू सोर्स. सोर्स इज प्लस क्या हो अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस BP स्क्वायर ऑफ BP. ठीक है. हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे. BP की क्या निकलेगी? देखो यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. ट्राइंगल POB, तो ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है BP और ये आपका परपेंडिकुलर मान सकते हैं आप इसको. सो BP क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल अंडर रूट. ठीक है. तो BP स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4πε0 Q अपॉन BP का वैल्यू रखिए, ये है BP, दिस इज BP and its value become R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो एक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको कोई डाउट ना रहे. ये अंडर रूट में आ गया और इसका क्या है बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर है. तो आपके पास E1 की जो वैल्यू है वो क्या रह गई? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है. अब अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है पॉइंट से. तो अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मान रहा हूँ तो ये पॉइंट B से आउटवर्ड होगी रेडियली. रेडियली मीन्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. तो B से P को मिलाया और बाहर की तरफ, तो दिस विल गो अलोंग दिस डायरेक्शन. सो लेट मी कॉल दिस एज AB और इसका नाम मैं C रख देता हूँ पॉइंट का. तो अलोंग P से डायरेक्शन देखेंगे तो अलोंग PC आएगी.
तो आप यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं अलोंग पी सी, पी से सी की तरफ हो गई ये डायरेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब निकालते हैं माइनस क्यू के कारण, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम पॉइंट ए से पी को मिला लेते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। ए से पी को हमने मिला लिया, अगेन हमने लॉ लगाया। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिख देता हूँ, 1/4πε0। सोर्स चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो प्लस में लिया जाएगा, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अब आपका AP है, सो यू कैन राइट इट एज AP स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ AP का वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगेन ये R है, ये डिस्टेंस R है आपका, और ये डिस्टेंस आपका L है। तो पाइथागोरस अगर आप पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज करें तो ये डिस्टेंस भी आपका R² प्लस L² होल अंडर रूट आ जाएगा, और होल अंडर रूट की टर्म स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो आपको सिंपल मिल जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L², ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, जो ऊपर निकाली है उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। और अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होती है, तो पॉइंट पी से चार्ज की तरफ आना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। तो इसका नाम आपने पॉइंट डी लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये पी सी आपका इवन वेक्टर होगा, और ये जो पी डी है आपका, ये आपका E2 वेक्टर होगा, ठीक है। एक इवन वेक्टर है और एक आपका E2 वेक्टर है, यहाँ पर क्लियर हो गया, राइट। मैंने इन दोनों को बिल्कुल बराबर लेंथ का बनाया है। एक्सेल लाइन में एक छोटी थी और एक बड़ी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर का लेंथ थी, बट यहाँ पर दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। सो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं बच्चों, अलोंग पी डी, मतलब P से D की तरफ है, ध्यान से देखिए। अब टोटल हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को E1 वेक्टर और E2 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट तो है नहीं है कि सीधा प्लस या माइनस करेंगे, दे आर एक्टिंग एट सम एंगल, वो किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर किसी एंगल पर एक्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर लेंगे और इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे लगाएंगे, और ये हमने PCD और इसका नाम हमने मान लो F रख दिया, ठीक है। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली जिसमें से हमारे दो नॉन वेक्टर कौन से हैं, E1 और E2। तो रिजल्टेंट जो है वो इनके डायगोनल से आएगा, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है। सो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P is given by, ये यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ लिखा, कुछ याद आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा प्लस 1 क्लास का, याद आ रहा है कुछ। ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, ये इनकी पैरेललोग्राम, और ये इनका रिजल्टेंट R वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था और इनके बीच में यहाँ पे एंगल क्या था आपका, थीटा। सो लेट अस अगेन वॉच द फिगर।
तो यहाँ पे आप लोग E1 को P बोल सकते हैं, E2 को Q बोल सकते हैं, और इनके बीच का एंगल ये आ गया। ठीक है, अब इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, देखिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट अस दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, लेंथ AP इज इक्वल टू लेंथ BP होगी, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा कैसे हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ पर मैं आपको ये पूरा समझा दूंगा ये 2 थीटा कैसे आया, नहीं तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल जो है आपका 2 थीटा बनेगा। तो एंगल E1 और E2 में एंगल 2 थीटा हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगी, P स्क्वायर मीन्स E1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मीन्स E2 स्क्वायर प्लस 2PQ मीन्स 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। थीटा हमारा यहाँ पर 2 थीटा है, होल अंडर रूट। ठीक हो गया, क्लियर। बट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेट अस वॉच 1 एंड 2। ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों में E1 वेक्टर की वैल्यू और E2 की वैल्यू मिली है। E1 की वैल्यू देखिए 1/4πε0, 1/4πε0 Q/r² प्लस एल स्क्वायर, Q/r² प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब E1 और E2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं, ठीक हो गया, E1 और E2 दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से E2 को भी E1 से रिप्लेस कर देंगे। सो देयरफॉर ई कितना बन गया बच्चों, E1 स्क्वायर प्लस E2 को भी हमने E1 लिख दिया। आप 1 को 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक को हटा के हमने दूसरा रिप्लेस कर देना है, तो भी आपको आंसर वही मिलेगा जो हमें अब मिलेगा, cos 2 थीटा होल अंडर रूट। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 E1 स्क्वायर cos 2 थीटा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2E1 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2E1 स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बिकॉज 1 प्लस कॉस 2 थीटा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, और ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेरियस फार्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं ये कैसे बना है और कैसे आया है। ठीक है, उसमें सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। सो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूले को। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब आप इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, अंडर रूट सारा चला हुआ है। सो यू गेट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये 4 लिख सकते हैं आप लोग, E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, सो E इज इक्वल टू, अब सारा मल्टीप्लाइकेशन में देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर होल अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास रह गया
2E1 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसमें E1 की वैल्यू रखेंगे और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। cos थीटा की वैल्यू हम लोग फ्रॉम फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो लिख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रॉम फिगर cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा होता है आपका 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस l² 3/2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर पूरा एक एक्सप्रेशन आ गया इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए इसको। यहाँ पर शायद वीडियो में कोई मुझे लग रहा है रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो एक छोटा सा 1 मिनट में देख लीजिए। यहाँ तक हो गया था, ये 2 वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी और ये यहाँ पे 2E1 cos थीटा होल स्क्वायर के अंडर रूट कैंसिल आ गया, 2E1 cos थीटा बन गया। ठीक है, cos थीटा आपने फिगर से निकाल लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। बेस आपका L है और हाइपोटेन्यूज आपका r² प्लस बेस इतना ही लेना है बेटा, OB ही लेना है केवल। ट्राइंगल ये बन रही है पाई, पूरी ट्राइंगल लेंगे तो वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, तो ये हाफ ट्राइंगल लेना इस साइड का, या इस साइड का ले लो तो भी हो जाएगा, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये L/r² प्लस l², ये cos थीटा का वैल्यू आ गया। सो यहाँ पर आपने 2 रखा, E1 का वैल्यू यहाँ से ले लिया, cos थीटा रखा, कैलकुलेट किया, Q इंटू 2L रीअरेंज किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ई वेक्टर ऑन इक्वेटोरियल लाइन आ गया। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। सो इन वेक्टर फॉर्म, तो ये देखो बेटा, ये स्केलर फॉर्म है, मुझे इसी को वेक्टर में चेंज करना है, मतलब इसके ऊपर वेक्टर्स लगाने हैं लेकिन डायरेक्शन को चेक करके लगाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं ई और पी के डायरेक्शन क्या है। बाकी तो सारे आपके स्केलर्स में ही हैं, यही दो हैं जो वेक्टर में आएंगे। तो लेट अस कम बैक टू द पिक्चर। ये है, देखो, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? पी से एफ की तरफ है। इट इज फ्रॉम पी टू एफ अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो सबको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अगर इसका मैं वेक्टर बनाऊं तो वो आपका क्या बनेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव बनेगा, ए से बी की तरफ। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन जो है बच्चों वो ए से बी की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स माई राइट साइड। और इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है। तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है यहाँ पे? ऑपोजिट हैं। बोथ डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन जब आप यहाँ पे शो करोगे तो आप ई पे भी वेक्टर लगाते हैं, पी पे भी वेक्टर लगाते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका यहाँ पर माइनस के साथ। इस माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये इस तरह से भी आ जाता है। पूरा एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -p वेक्टर 4πε0 r² प्लस l² पावर 3/2। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से रख लीजिए कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट आई, जबकि एक्सियल में ये सेम आई थी। याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से देख लीजिए, पिछला वीडियो रिवाइज कर लीजिए। ओके, सो लेट अस टेक नाउ सम स्पेशल केस। वही बात आ गई फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है हमारा कि डाइपोल की लेंथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत कम है। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पर देखिए, ये डाइपोल की लेंथ है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा बहुत दूर चला जाए और डाइपोल लेंथ बहुत छोटी हो जाए, तो जैसा हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, यहाँ पर आर बिकम वेरी वेरी लेस देन सॉरी एल बिकम वेरी वेरी लेस देन आर, जो डाइपोल लेंथ है 2L आपकी, ये
12 डाइपोल लेंथ, ये r से बहुत ही छोटी हो जाएगी। अब 12 r से छोटा है शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो इसका मतलब r विल आल्सो बी वेरी वेरी लेस देन r, L सॉरी L विल बी लेस देन r, L जो है वो R से और भी छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर्स ऐड की गई हैं, तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि छोटी टर्म का जो स्क्वायर होता है वो और भी छोटा हो जाता है। सो L स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। ठीक हो गया। देयरफॉर हम इस L स्क्वायर को यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए क्या है डिनोमिनेटर में, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्र पावर 3/2 हो जाएगा। एल स्क्र को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही छोटा है। सो आर स्क्र पावर 3/2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आर क्यूब रह जाता है। तो इस आर क्यूब को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केलर में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 1/4πε0 p/r क्यूब। कहाँ से आई ये वैल्यू, जो आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रीवियस पेज पर ये एक्सप्रेशन निकाला है। यहाँ इस पेज से हमने आर स्क्र प्लस एल स्क्र पावर 3/2 को रिप्लेस करके आर क्यूब लिख दिया। ठीक है। सो अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, ध्यान से देखें। तो अगेन यू आर सीइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आती है। तो अगर आपको एक्सेल और इक्वेटोरियल दोनों में देखें तो ये एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम आता है। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि पॉइंट एक्सेल हो या इक्वेटोरियल हो, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल निकालेंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, या आप इसे r⁻³ भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, एंट्रांस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू के लिए, कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि एक आइसोलेटेड चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होती है, स्केलर फॉर्म में देखा जाता है हमेशा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और आता है बेटा लास्ट में, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन में तो ये आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने एक्सियल लाइन पर निकाली थी दैट इज वाज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आई थी, वहाँ पे माइनस साइन नहीं आया था। लेकिन जब आप इक्वाटोरियल लाइन की निकालते हैं, ई क्यू लिखा मैंने, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया दोनों में, ऑपोजिट टू पी वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर इक्वाटोरियल लाइन पर पी वेक्टर के ऑपोजिट होता है, क्योंकि डेरिवेशन हमने जब किया पूरा तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये आ गया इनमें कि एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल सेम डायरेक्शन में आती है और इक्वाटोरियल की एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है। अब यहाँ पर कंपेरिजन भी कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा होती है और कौन कम होती है। सो उसके लिए हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं दोनों का स्केलर फॉर्म। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस वीडियो में है और इक्वेटोरियल के लिए इस वीडियो में है, हमने आज पढ़ा। तो अगर मैं इसको एक्सेल को थोड़ा रीअरेंज करके 2 यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो मैं फिर से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर क्या रह गया, 1/4πε0, 2 हम निकाल चुके हैं बाहर, p/r³। लेकिन ये जो टर्म ब्रैकेट में रह गई ये ई इक्वाटोरियल के बराबर है। दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल, सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन। क्या मतलब हुआ,
एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन की डबल होती है, मतलब एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन is half of the electric field on a axial line at the same distance। r सेम रखा हमने यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे, r हमारे पास सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस ऑन एक्सियल एंड सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसकी एक्सियल लाइन आ गई, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसका सेंटर आ गया, तो सेंटर से लेकर मान लो यहाँ तक ये डिस्टेंस आ गया r इज इक्वल टू लेटर से 10 सेंटीमीटर। तो इतने ही डिस्टेंस पर अगर आप इक्वेटोरियल पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कितने पर, 10 सेंटीमीटर पर ही, मान लीजिए ये यहाँ तक दूसरा पॉइंट आ गया, इसका डिस्टेंस भी कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इन दोनों केस में r आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी फील्ड आपकी इक्वेटोरियल पर होगी, एक्सियल पर उसके डबल होगी। इक्वेटोरियल पर एक्सियल की क्या होती है, डबल होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस डायरेक्शन में, और वो मैग्नीट्यूड में आ जाती है आपके पास लेटर से 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, फॉर्मूला है। तो इक्वेटोरियल पर अगर 5 न्यूटन पर कूलम आती है, तो इतना ही डिस्टेंस पर अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो नो नीड टू कैलकुलेट, यहाँ पर आपकी इसका डबल हो जाएगी, 10 न्यूटन पर कूलम, मतलब एक्सियल पर इक्वेटोरियल से डबल होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स को आप, जो टॉपिक हैं इन दोनों को अच्छे से कर लें। अगर आप इनको रिवीजन कर लें आज तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों लेक्चर्स की, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 14 जो आएगा अब, वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा। ठीक है, तभी आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हो पाएगा। सो एक बार आज का छोटा सा वीडियो बना है, तो आप पीछे वाला जो आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से कर लें, या एक बार वीडियो को देखें और साथ साथ में करने की कोशिश भी करें। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय।